Hi guys, welcome back to another video from BioBuddy, and in this video we will be moving forward with the next topic in our environment chapter. So I think we have covered up all the topics. यही एक topic बचा I think, and this is also a very short and very easy simple topic. Nothing is very difficult. Depletion of ozone layer and biological magnification. So these two topics are left, and rest we can also in detail talk about how to preserve all these or how to conserve the amount of the garbage which we are exposing. उसको थोड़ा सा कम कैसे करें, how to segregate the garbage that we are daily on a daily basis, the amount of garbage that is being produced, how to reduce it. So वो सब also we can discuss, but first let us move on with the depletion of ozone layer. So ozone layer, as all of you know, is O3. But actually how is this ozone layer? पर ozone layer है क्या? Ozone layer is a layer आपके जो atmosphere में present होती है, जो आपको protect करती है और पूरे environment को protect करती है किससे? Harmful UV radiations. अब UV radiations क्या चीज़ होती है? UV radiation stands for ultraviolet radiation. ठीक है, ये एक ऐसी रेडिएशन होती है जो सन के थ्रू आती है, राइट? दिस इज कमिंग अप थ्रू द सन टू द अर्थ, and obviously it is a very harmful thing. Why is it harmful? Because it has been observed that in some cases it can also cause skin cancer and can also cause mutations. So वो चीज़ों की वजह से इसका जो harm है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए ओजोन लेयर क्या करती है? एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्लीपिंग इन अ रूम, राइट, बहुत ठंड है, बहुत AC है, सो यू नीड अ प्रोटेक्शन. क्या लेते हो आप? यू टेक अप अ क्विल्ट और यू टेक अप सम बेड शीट, राइट? सो दैट इज़ ओनली एक्टिंग. वैसे ही हमारा ओजोन लेयर भी एक्ट करता है विद द सिमिलर मैनर, right? For example, if we need protection from the UV radiations, what is happening? This ozone layer is providing a blanket. It is covering the earth like a blanket and protects the earth from this harmful UV radiations. So ये O3 होता है. अब O3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो ऑक्सीजन O2, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है इंटू 2 पार्ट्स, O प्लस O, ठीक है. और जो ये है हमारा UV रेडिएशन, इसकी वजह से ही हमारा जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो पाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है. अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा O2 के साथ कंबाइन करके बनाएगा ओजोन. तो दिस इज़ हाउ ओजोन इज़ फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर. अगर ये थोड़ी सी भी नीचे होती और हम इसको इनहेल कर पा रहे होते, सो इट वुड हैव बीन वेरी टॉक्सिक फॉर अस. यूजुअली इट इज़ वेरी टॉक्सिक, बट ऑब्वियसली ये UV रेडिएशंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ऊपर अगर ये ब्लैंकेट की तरह हमारे लिए काम कर रही है, देन इट इज़ ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर अस. बट इफ इन केस वो थोड़ी सी भी नीचे होती है एंड वी वुड बी एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट, सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्मफुल. सो अब क्या हो रहा है? ओजोन होल आपने सुना होगा. देयर इज़ अ होल इन द इंटायर ब्लैंकेट ऑफ द ओजोन लेयर. उसमें एक छोटा सा होल हो गया था. अगर हम देखें तो बहुत छोटा लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग वन, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा UV रेडिएशंस ऑब्वियसली अर्थ तक आ पा रही थी. सो वो कैसे हुआ? वो ओजोन होल कैसे बना? वो इसलिए बना क्योंकि CFCs बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग गए थे. पोल्यूशन का रेट इंक्रीज. CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इनका जो रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था. दीज आर द एमिशंस ऑफ और यू कैन से दीज कम आउट थ्रू द रेफ्रिजरेटर्स, थ्रू योर ACs, एयर कंडीशनर्स. वहाँ से ये जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये बाहर की तरफ आते हैं और ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन. अभी ये भी पैंडमिक टाइम में आपने न्यूज़ में सुना होगा, आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर मार्च या अप्रैल की न्यूज़ थी, अप्रैल थी शायद. आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स हुए होंगे लॉकडाउन को, तो उसके बाद से न्यूज़ में आने लग गया था दैट द ओजोन लेयर इज़ हीलिंग. सो व्हाट दे एक्चुअली मीन बाय दैट इज़ ओजोन लेयर का जो होल था बीच में वो हील अप हो रहा था, वो वापस वैसे ही फॉर्मेशन. क्यों हो रहा था वो? वाई वॉज इट हीलिंग? बिकॉज ऑब्वियसली इन पैंडमिक नोबडी वॉज गोइंग आउट, राइट? लॉकडाउन था पूरे उसमें, तो लॉकडाउन की वजह से आपका पोल्यूशन रेट कम हुआ. एयर पोल्यूटेंट्स जो थे जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे ओजोन लेयर को वो ख़त्म हो गए. ऑब्वियसली ये तो हील होगी. So this was all about ozone layer. Now let's talk about biological magnification. First, you should be knowing how these two words have been bifurcated. Biological magnification मतलब कोई भी ऐसी toxic biological चीज़ जिसका amount slowly food chain में magnify होता है, that is referred as biological magnification. मतलब 1 से लेके 2 में, 3 में,
4 में जब कोई भी चीज़ इधर से इधर जाएगी तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. मैग्निफिकेशन मीन्स 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप द अमाउंट इज इंक्रीजिंग. तो सबसे ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ DDT की. इंसेक्टिसाइड की तरह हम DDT को यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते थे ताकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को ख़राब करते थे उस पर हम अगर DDT स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट्स मर जाते हैं. ऑब्वियसली तो हमारी क्रॉप्स तो बेटर, हमारे यील्ड बेटर होगी कि उसको कोई खाएगा नहीं, है ना. तो अब इन्होंने क्या किया, क्रॉप में भी तो जा रहा है ना, आप कुछ स्प्रे कर रहे हो सॉइल में, तो जो अच्छा क्रॉप है जिसको जो हम ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो वो भी तो कुछ पॉइंट उसका, कुछ परसेंटेज उसका ले लेगा ना, DDT का अब्जॉर्ब तो करेगा ही. तो वैसे ही क्या हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेन की बात कर रहे हैं, वीट ले लो, ग्रास ले लो, सॉरी वीट ले लो, राइस ले लो. तो हमने किसी भी ग्रेन में हमने ये सपोज DDT स्प्रे कर दिया. अब क्या होगा, ग्रेन में तो वो आ गया क्योंकि ग्रेन क्या है, क्रॉप का प्रोड्यूस प्रोडक्ट है ना, सीड. तो अब क्या होगा, ग्रेन में DDT आ गया. अब DDT का क्या काम है भाई, ग्रेन में आ गया. अब ग्रेन में तो DDT है भाई. अब कौन खाएगा, कौन इस ग्रेन को, कोई भी खा सकता है. इन दिस एग्जाम्पल आई हैव जस्ट टेकन अप अ hen यूजली, है ना. तो hen ने क्या किया, hen इज ऑब्वियसली ईटिंग दैट ग्रेन, इट इज़ फीडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रेन. अब ग्रेन को इसने खाया, ग्रेन ने उसको खाने के बाद ले लिया अंदर, DDT आ गया उसकी बॉडी में भी. नाउ दिस hen इफ इन केस इज इटन बाय एनी अदर एनिमल, हियर आई हैव रिटन ह्यूमंस, बट अगर कोई और भी एनिमल होता है वो भी लिख सकते हो. तो अगर DDT इसने खाया तो अक्यूमुलेशन कहाँ होता जा रहा है, अपने सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें अक्यूमुलेशन होता रहेगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस एंड दिस, ये पूरा एक छोटी सी फूड चेन के थ्रू मैंने समझाया. बट यूजुअली दिस कैन हैपन इन केस ऑफ फूड वेब ऑल्सो, इन लॉन्गर फूड चेन्स ऑल्सो, इन कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स ऑल्सो दिस कैन हैपन. ठीक है. क्यों, और सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा एपिटमी. कैसे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाला होगा उसी के थ्रू, उसी के पास तक वो पहुँचेगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई बिल्कुल फर्स्ट फेज, प्रोड्यूसर फेज होता है वहाँ से, और फिर वो चलती गई. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी नहीं, और NCERT आई थिंक 1 or 2 पैराग्राफ्स है गिवन, बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं रिगार्डिंग यू नो द गार्बेज डिस्पोजल एंड द 3R पॉलिसी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये सारी पॉलिसीज़ के बारे में बात करी है. और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैसे आप मैनेज करोगे अगर ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. ऑल दिस थिंग्स आई थिंक आई गिवन इन सिंगल पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ्स हैं शायद. So nothing is very difficult. I think that the same thing you must have studied in class 6th and 7th as well. Nothing is very complex there. So you can give it a read. If you feel like asking anything, or is there any problem you face regarding any chapter of biology, you can definitely ask. And till then, do not forget to share this video as much as possible. अपने friends के साथ share करो, अपनी classmates के साथ share करो. Please as much as possible इसको आप share करिए. And do not forget to like, share and subscribe. ठीक है. तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो टिल देन टेक केयर.